मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ऊपर 376 की एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, बीएनएस आने के पहले आपके ऊपर अगर एफआईआर रजिस्टर है तो आपको किन ग्राउंड्स के बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट से स्टे मिलने वाला है या किन आधारों पर आपकी चार्जशीट क्वैश हो सकती है। अब आपको ये जज करना है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या वो आधार आपकी चार्जशीट में या एफआईआर में उपलब्ध हैं या केस डायरी में वो सारे एविडेंसेस उपलब्ध हैं या नहीं है, या वो ग्राउंड्स आपकी चार्जशीट में बन पा रहे हैं, केस डायरी में बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, देखना इसको है। और दूसरी चीज मैं आपको जजमेंट बताऊंगा, किन जजमेंट्स का हवाला देके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने मैटर में स्टे करवा सकते हैं, चार्जशीट पर भी एफआईआर पर भी। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक अम्मल रिक्वेस्ट और है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अगर आप मुझे नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैं 1-to-1 इंटरेक्शन आप सभी से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 100% नहीं कहूँगा कि करता ही हूँ। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चनिंग में आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले एफआईआर अगर आपके ऊपर रजिस्टर हुई, चाहे वो 376 की हो या किसी अन्य धारा में अगर आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उस झूठे मुकदमे को आप कंप्लीटली खत्म करा देना चाहते हैं, क्योंकि अगर 323 की भी एफआईआर आपके ऊपर रजिस्टर हो गई है तो ये समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलने में ही नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी मिलने में भी समस्या आती है। अब ऐसी कंडीशन में जब आपके ऊपर एफआईआर झूठी हो गई है, अब आप ऐसे कहोगे कि वकील साहब आखिरकार हम कैसे मान ले कि झूठी एफआईआर है। झूठी एफआईआर है कि नहीं है ये आप ही बताओगे कि आपके साथ क्या हुआ है, एक्चुअल में आपने क्या किया है। आपने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए हैं या फोर्सफुली बनाए हैं, या जिस जगह वो लेके जाने का बात लड़की कह रही है कि इस होटल में ले जाके आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, या इस कमरे में ले जा करके या इस शहर में ले जा करके, वो आप ही बेहतर बताओगे। उसने तो बोल देना है कि मुझे यहाँ यहाँ लेके गए, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी का वादा किए, झांसा दिए, भाग गए, दुनिया भर की चीजें। 3-4 चीजें जो आपकी एफआईआर में बड़ी कॉमन आजकल निकल के आ रही हैं 376 की। जनरली सबसे पहली चीज जो एफआईआर में आजकल लिखी रह रही है, सबसे पहला पॉइंट लिखा रहता है कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए। क्योंकि अब बीएनएस आ गया है तो बीएनएस में सेक्शन 69 में अलग से पनिशमेंट का प्रोविजन कर दिया गया, शादी का झांसा को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, अलग से कानून उसके लिए बना दिया गया है, तो उसमें सजा है भी है, 10 साल तक की कैद का प्रोविजन है, प्रावधान है। तो आजकल जो एफआईआर में 5-6 पॉइंट सबसे ज्यादा कॉमन रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, कॉफी में कुछ नशीला पदार्थ मिला के पिला दिया, ताकि सेक्शन 67 आईटी एक्ट पुराना वाला लगा सकें आपके ऊपर। सॉरी, सेक्शन 67 आईटी एक्ट गलत कह गया मैं आपके ऊपर, ताकि वो 328 लगा सके, आईपीसी का 328 की नशीला पदार्थ आपने पिला दिया और उसके बाद वो बदहवास अवस्था में चली गई, इंटॉक्सिकेटेड अवस्था में आ गई, आपने उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। पहला हो गया शादी का झांसा, दूसरा हो गया कोल्ड ड्रिंक कॉफी में कुछ मिला के पिला दिया, तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है कि इन्होंने हमारी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया। अब जैसे कई बार मैंने स्टेटमेंट लड़कियों के पढ़े कि इन्होंने हमको आईपिल खिला दी, तो आईपिल किसी भी कंडीशन में एबॉर्शन की गोली नहीं है, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी ना, इसलिए वो ली जाती। और आपने सहमति से ली, क्योंकि आप भी शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, ना लड़का चाहता है कि शादी से पहले झमेला झेले, वो अलग का विषय है। लेकिन आपने सहमति से संबंध बनाए, शादी का झांसा की बात कही गई। अब इसका कोई प्रमाण तो हो नहीं पाएगा कि लड़के ने शादी का झांसा दिया या नहीं दिया, इसीलिए बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया, दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एफआईआर क्वेश्चनिंग में लगा सकते हैं और प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज, जब चार्जशीट क्वेश्चनिंग की बात आए तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा, और उसके बाद आपका ये आपको हेल्प करेगा बेल लेने में भी। दीपक गुलाटी का जो जजमेंट है बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत डिटेल में लिखाया हुआ है कि आपको कैसे कैसे प्रोटेक्शन इस कंडीशन में मिल सकती, कैसे आप इस तरीके के दलदल से बाहर आ सकते हो। दीपक गुलाटी का जजमेंट गूगल में अवेलेबल है, आप सब पढ़ सकते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हाँ, अब वीडियो के दूसरे सेक्शन में आते हैं कि जब आपका केस क्या क्वेश्चनिंग मटेरियल है या नहीं है, ये जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको
ये देखना है कि लड़की अगर आपको धमकी दे रही है, अभी केस अगर रजिस्टर नहीं हुआ है, फॉल्स एफआईआर लिखाने की धमकी दे रही है, तो अपनी कंप्लेंट आप पहले कर दीजिए। जी हाँ, अगर आपकी कंप्लेंट पहले रहेगी, आपकी शिकायत पहले रहेगी उससे, चाहे वो एसएचओ के एप्लीकेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो एसपी को एप्लीकेशन के फॉर्म में हो, या कंप्लेंट केस आपने कर रखा हो, या कोई एफआईआर कर रखा हो, कर दिया अगर आपने पहले, तो आपकी प्रोटेक्शन 80% हो जाएगी कि आपने जैसे इनके ऊपर एफआईआर लिखाई या कंप्लेंट करी, इन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन के तहत उस एफआईआर से निकलने के लिए, उस केस में बेटर फुटिंग पर आने के लिए, उस केस में आपको कॉम्प्रोमाइज की टेबल पर बिठाने के लिए इन्होंने आपके खिलाफ 376 का मुकदमा लिखा दिया। ऐसा एक नहीं अनेकों केस में है जहां पर यह होता है कि आप निकलने गए इस झमेले से, लड़की ने आपके ऊपर 376 लिखा दिया, ये होता है। तो उस कंडीशन में कोर्ट आपको प्रोटेक्ट कर देती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जो लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, आपका दोनों लोगों का सहमति से संबंध बन रहा होता है, और ये स्पष्ट आप दोनों कह के चल रहे होते हैं कि हम और तुम किसी कंडीशन में शादी नहीं कर पाएंगे, और जो भी होता है कंसेंट से होता है। लेकिन यहीं पर लड़के का अगर सिलेक्शन हो गया, आईपीएस ऑफिसर बन गया, पीपीएस बन गया, या बैंक का चपरासी भी बन गया, तो आप समझ लीजिए लड़की एफआईआर लिखा देगी, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला वेल सेटल्ड आदमी उसको मिल जाएगा, इसलिए एफआईआर लिखा देगी। तो ये कंडीशन भी है कि आपकी नौकरी लगते ही अगर वो आपके ऊपर एफआईआर लिखा दे रही हैं, और वो कहेंगी, जो बनी बनाई लाइन होती कि जैसे नौकरी लगी ये बंदा बदल गया। लेकिन इतनी भी कोर्ट बहरी और गूंगी नहीं, ऑनरेबल कोर्ट अच्छे से अच्छे स्टे देती है। आज ही एक मामले में हमारे आर्मी के एक सिपाही को स्टे दिया कोर्ट ने। आपके पास अगर एविडेंस है तो चीज़ें बन के चली आएंगी। तो इन्होंने कह देना है कि जैसे नौकरी लग गई बदल गए। तो आपकी नौकरी लगने के बाद अगर आपके ऊपर एफआईआर लिखा नहीं, आप लिव इन में रह रहे थे, लंबा इन्होंने टाइम पीरियड लिया, उसके बाद एफआईआर नहीं लिखाई, अगर इनका शारीरिक शोषण रेगुलर बेसिस पर आप कर रहे थे, तो पहली बार में कंप्लेंट करनी थी, दूसरी बार में करनी थी, तीसरी बार में करनी थी, सीधे साल, 1.5 साल, 6 महीने बाद आपको याद आ रहा है कि आपके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, आप बच्ची हैं दूध पीती। ये सारी चीज़ें होती। और कई बार सिचुएशन ये भी ऐसी आती है, ये भी एक हिस्ट्री का ग्राउंड आप बना सकते हो। कई बार पॉक्सो लगाने के लिए लड़कियां लिखा देती हैं कि 5 साल पहले से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जब मैं 15 साल की थी। पॉक्सो लग गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें लिमिटेशन पीरियड नहीं है, बैक डेट का इस्तेमाल करके भी पॉक्सो लगा के आपको फंसाया जा रहा है। तो ये सब कंडीशन है कि अगर एफआईआर डिले से उन्होंने लिखाई, देर से एफआईआर लिखाई, तो आप स्टे में आइए, क्वेश्चनिंग में आइए। एफआईआर से पहले उनके आपने कंप्लेंट केस कर रखा है, कोई एफआईआर कर रखी है, तो आप आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, हैवी ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, लड़का सिर्फ लुट रहा होता है, पिट रहा होता है, पैसा दे रहा होता है। जहां पर उसने पैसे की डिमांड वापस करी कि ऐसा है मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दो, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है 376 की। जी हाँ, फिर कहती है जितना दिए हो उससे ज्यादा दोगे, तो यहां पर सेटलमेंट की बात आती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की बात होती है। ठीक है, इसलिए आप बहुत अलर्ट होके काम करिए, वरना आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। जहां पर पैसे का लेन देन है, पहले से आपने एफआईआर कर रखी है, आपकी नौकरी लग गई है, और उसके बाद कंप्लेंट आपकी पहले से है, या आपकी फैमिली के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपने कोई सिविल सूट दाखिल कर रखा है, पहले से आपका मुकदमा चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप क्वेश्चनिंग में आइए, आपको कोर्ट में रिलीफ मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मिलने की संभावना रहती है। अगर लड़ोगे नहीं, तो आज जो दीपक गुलाटी का जजमेंट हर कोई कहता है, तो अगर दीपक ने नहीं लड़ा होता तो शायद आज इतने सारे लड़के जो इस जजमेंट का सहारा लेके बचते हैं वो बच नहीं पाते। इसलिए लड़ना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट में लड़ो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, लेकिन लड़ने से पीछे मत हटो। उसके बाद अब पुलिस विवेचना पे आ जाते हैं। अगर पुलिस ने विवेचना में जो है आपके घटना का जो है घटना स्थल वाले का मुआयना नहीं किया, घटना स्थल का नक्शा नजरीन नहीं बनाया, उसने स्पॉट मेमो नहीं बनाया, दूसरी चीज उसने सीडीआर नहीं निकाला अभियुक्त का, और जो है जिसने एफआईआर लिखा रखी हुई है उसका सीडीआर नहीं निकाला, व्हीकल नंबर की अगर एंट्री नहीं करी है, सरकारी गाड़ी की एंट्री नहीं करी है, तो विवेचना कैसे करने गया? यानी थाने बैठे की विवेचना किया। प्राइवेट केस तो है नहीं इसका, सरकार अलग से इसको पैसा तो दे नहीं रही, जो है विवेचना थाने से बैठ के कर देगा या प्राइवेट गाड़ी लेके जाएगा। अगर सरकारी गाड़ी का नंबर नहीं एंटर है, कोई एंट्री नहीं है इसमें कि विवेचना कैसे करने गए, किस मोड से करने गए, पैदल गए, उड़ के गए, हेलीकॉप्टर से गए, कैसे गए, ये सब नहीं है, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चनिंग में आना चाहिए। और आईओ ने अगर आपके एविडेंस कंसिडर नहीं किया और आपके पास एविडेंस है, जैसे कि मान लीजिए जिस दिन की घटनाक्रम दिखाया गया
उस दिन अगर आप उस शहर में हो ही नहीं, आपके पास इस चीज़ का प्रमाण है कि आप शहर में नहीं हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं पेपर दे रहे हो, आपकी लॉगिन हो रखी है, तो उस कंडीशन में भी आप स्टे में आ सकते हो, एफआईआर क्वेश्चनिंग में आ सकते हो, चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आ सकते हो। ये सारे ग्राउंड्स आपको बेल में और एंटायर केस के दौरान हेल्प करेंगे। हर जज साहब का समझने का तरीका और ऑब्जर्वेशन का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन इतने सारे ग्राउंड्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आपके केस में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और आप इस केस के दलदल से निकलोगे। ये सिर्फ 376 के लिए नहीं है, या सेक्शन 69 के लिए नहीं है, सेक्शन 65 बीएनएस के लिए नहीं है। ये केस इस तरीके से आप हर केस से बाहर आ सकते हो अगर आप सही से अपने केस को लड़ते हो। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप केस ऑनेस्टली लड़ पाओगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो। और दूसरी चीज, अगला वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा वो आएगा कि क्या आपको 376 के मैटर में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कॉम्प्रोमाइज के नाम पर आपके साथ छलावा कैसे होता है, किन आधारों के बेसिस पर कब कब किन किन स्टेजेस में आपसे पैसा मांगा जाएगा 376 के मैटर में, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन इंतजार करिएगा, इस वीडियो को बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।